खुश हो गए हैं।
ओके, तो हमने प्रीवियसली सिर्फ रजिस्टर्स वाला थ्योरी पढ़ा। ओके, टाइम बिल्कुल कम है क्योंकि 5:30 मेरा दूसरा बैच है, तो मैं 5:40 तक खींचूंगा, 10 मिनट एक्सटेंड करूंगा। तब तक मैं एक तो पढ़ा ही सकता हूँ, दैट इज इंडक्टर। तो लेट्स स्टार्ट। ऑब्टेन एन इक्वेशन ऑफ द करंट फॉर एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द व्हाट इंडक्टर एंड ड्रॉ अ वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ, है ना? दैट इज मार्च 2020 आस्क, है ना? और सेम देखना, अगर आप पेपर निकालना सेम क्वेश्चन होगा, सेम। सर ऐसे ही नहीं बोलते हैं, आप लोगों ने थोड़ा एक्सपीरियंस किया होगा, बराबर? जब तक चलती है इसकी हवा तब तक मैं इसके साथ हूँ। जिस दिन बंद हो जाएगी मैं लोगों को बार बार बोलूंगा कि बस अब हो गया इसका, गया, ये नया मार्केट में आया, चूज इट। ओके, बट अभी के लिए आपको इसको छोड़ना नहीं है। तो देखो, वापस हमने इंडक्टर ड्रॉ किया, इंडक्टर को हमने क्या ज्वाइन कर लिया? एसी वोल्टेज स्मॉल वी। गॉट इट ना? बस सिंपल, यहाँ पे रेजिस्टर्स था उसको चेंज करके क्या ड्रॉ कर लिया हमने? इंडक्टर। इन अ फिगर एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर. Inductor has a negligible resistance and thus the circuit is a purely inductive AC circuit. Okay, इंडक्टर जो है वो निग्लेजिबल रेजिस्ट, उसके पास निग्लेजिबल रेजिस्टेंस होता है, एंड दैट्स वाई जो भी सर्किट होती है वो एक प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट्स होती है। कैसी सर्किट होती है? इंडक्टिव एसी सर्किट्स। लेट वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स इज V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी। ओके, हमने कितना वोल्टेज अप्लाई कर लिया? V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी। ओके, नाउ सपोज अगर हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, तब तक आप थिंक करो कि इंडक्टर के दो एंड के बीच में कितना वोल्टेज होगा?
यार ओके हो जाएगा, अभी 2-3 थ्योरी होगी। सो V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। तो मैंने कहा को एक फॉर्मूला रेडी करने के लिए बोला था। क्वेश्चन ऐसा था कि इंडक्टर के दो एंड के बीच में वोल्टेज कितना होता है, कहीं पढ़े हो आप? ऊपर देखना है सबको, ऊपर देखना है, सामने भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, स्क्रीन में देख सकते हो, और कहीं नहीं देखना है। इंडक्टर कहाँ पढ़े थे? 6th चैप्टर में। तो उसमें कुछ आया था? मैंने पहले देख लिया था जब मैं पूछ के गया था तब। वो तो अभी ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। चलो कोई बात नहीं, गुड। सो आपको याद रखना है -L/di/dt। क्या फॉर्मूला है? -L/di/dt। तो टोटल समेशन ऑफ वोल्टेज इज व्हाट? 0 फॉर द क्लोज लूप। वो किसने बताया था? किरचॉफ्स ने। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या था? टोटल एल्जेब्रिक समेशन ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द लूप इज 0। तो अक्रॉस द लूप you have a source, 2 voltages. One is the voltage source V and another is voltage across the inductor L, that is -L/di/dt. तो V minus L/di/dt इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोग पागल हो गए क्या? चलो, so that is V minus L/di/dt equals to 0. This minus L comes to this side then. तो V equals to L/di/dt। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस थ्योरी में। ओके चलो गुड। di/dt equals to V by L। देखो वैसे मैंने आपको पहले से बोला था कि आपकी लिखी हुई नोटबुक होनी चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आएगा। एक ही बार इसको देखना है। अब आपने किया आई डोंट नो, बट जितने भी चैप्टर्स बाकी है उसमें कर सकते हो, है ना? और यू कैन फील द मैजिक। और ये मैजिक आपको अपनी लाइफ में और अभी आगे ले जाना है। अभी भी आपको कॉलेजेस में आपको ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। सिंगल टाइम लिख, अभी मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा कि 2-2 3-3 बार लिखे ना, ऐसा बोलूंगा, लेकिन कॉलेज में एटलीस्ट टॉपिक सारे एक बार लिखे होने चाहिए, वो भी आपकी नोटबुक में, और वो आप पढ़ सकते होने चाहिए। क्योंकि लिखना भी ऐसा नहीं है कि आप पढ़ ही ना पाओ। बात सुन लिया? आपका लिखा हुआ जल्दी याद रहेगा। अब गलती हो गई है तो जितने चैप्टर अभी भी बाकी है 5-6 उसमें कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। आया समझ में? मैं वर्कबुक का कॉन्सेप्ट इसी लेके ही लेके आया था, लेकिन अल्टीमेटली एक ही है मेरे पास जो वर्कबुक टाइप कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। तो एक से कितना होगा? क्योंकि मैं तो 7 बैचेस लेता हूँ, 7 बैचेस का काम तो नहीं हो पाएगा ना एक से। इसलिए जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। 10th और 9th में वी आर रेडी नाउ इन दिस ईयर। अब जो बाकी बचेगा नेक्स्ट ईयर आएगा, उसमें हमें सिर्फ 12th पे आधा तो हो गया है, 12th में आधा वर्क बाकी है। तो हमारे लिए, मेरे लिए लिमिटेशन है, मैं एक से ज़्यादा लोगों को अपॉइंट नहीं कर सकता हूँ, ना अफोर्ड कर सकता हूँ। दैट्स वाई जितना हो गया उतना किया। कुछ पिछले साल का रेडी था, कुछ इस साल ऐड कर लिया आपके 12th के लाइब्रेरीज में। बट वर्कबुक का कॉन्सेप्ट यही था कि एक बार आपके पास अपनी लिखी हुई वर्कबुक मिल जाए अच्छे से, तो आप उसको पढ़ पाओ। आया समझ में? बट वो आधे चैप्टर्स में हुई है, आधे में नहीं हुई है, तो जिसमें हुई है उसको पढ़ना, जिसमें नहीं हुई है उसमें आप अपने नोट्स बनाना। समझ में आया? और जो नहीं हुआ है बिल्कुल भी, कभी भी उसको अभी मत बनाने जाना, उसको पढ़ते रहना उसी में से। बट अभी आपको इस तरह से कैटेगराइज करके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब ये जो गलती 12th में हमने कर दी, वो गलती हम आगे जाके सिलेबस में नहीं करेंगे। और कॉलेज में बिल्कुल कोई नहीं लिखता है, एक लेटर भी नहीं लिखता है। आपको कॉलेज में 100 में से 90 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कुछ नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आएंगे, और आप लिखोगे तो आप पे हंसेंगे। बट एक बात याद रखना, जब दुनिया आप पे हंसती है तभी आप कुछ नया कर रहे हो। समझ में आया? ये मैं आपको अभी से बोल के भेज रहा हूं, और ये प्रैक्टिस आपको बहुत काम आएगी, है ना? और अच्छे से दिल लगा के कीजिएगा, बैचलर डिग्रीज एज वेल एज मास्टर्स। और फिर आप उसको सेकेंडरी रख सकते हो, एजुकेशन को, और दूसरी चीजों को प्राइमरी बना सकते हो। बट बिफोर दैट नॉट, है ना? बिफोर, उससे पहले नहीं तो वैल्यूएशन नहीं बनेगी। वैल्यूएशन नहीं बनेगी तो कोई काम के नहीं रहेगा। वो 19% में रहे तो कोई काम का नहीं है। 19 से 10% वाले ग्रुप में रहना है। 100 में से 19 स्टूडेंट साइड हो गए, 10 स्टूडेंट ही एक साइड हो गए, वो 10 की साइड पे रहना है। आया समझ में?
तभी आपकी लाइफ सक्सेस होगी। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अभी भी इस चैप्टर का आज ही स्टार्टिंग कर रहे हैं और आप अपनी नोटबुक बना देना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें देखो कैपिटल आई लिखा हुआ है, आपको अपनी नोटबुक में स्मॉल आई ही लिखना है। तो दैट इज di/dt इक्वल्स टू v बाय l। वर्कबुक मैं सोच रहा हूं अगर मिल भी जाएंगे, हाँ न्यूमेरिकल्स के दिलवा दूंगा, लेकिन वो भी मैं प्लान कर रहा हूँ। देखो हमने 10th में मेजोरिटी कर लिया है, 9th में हमारा चल रहा है 1-2 चैप्टर्स का, और उसके बाद आपके न्यूमेरिकल का करवा देता हूँ। ओके, इन बिटवीन एक ही ऑब्स्टेकल है, उसका इसका एग्जामिनेशन आ रहा है 15 दिसंबर से। फिर मैं आपको वर्कबुक दूं उसका कोई मतलब नहीं रहेगा जनवरी के बाद, क्योंकि उससे पहले उससे अच्छा तो पेपर दूं, मैं पेपर ही देने वाला हूँ, पर मैं फिर भी उसके साथ बैठ के वर्कआउट करने वाला हूँ। तो आपके न्यूमेरिकल्स के मैं करवा देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल्स आप कर लो, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट द थिंग इज व्हाट, आप इसके लिए नोटबुक में बिल्कुल एक ही बार लिखने दे रहा हूँ ना मैं होमवर्क में, तो परफेक्ट लिख लीजिएगा, है ना, ताकि उसमें से पढ़ पाओ, दिक्कत ना रहे कुछ भी। ओके चलो, और एक ही चीज को बार बार पढ़ते हो ना एक ही जगह से, तभी याद रहती है। आप एक ही चीज को 3-4 जगह पे मिक्स करके पढ़ोगे ना तो याद नहीं रहेगी, बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो L di/dt v/L, तो हमने कहां से स्टार्ट किया था? ओके, अभी तक हमने v इक्वल्स टू कौन सा इक्वेशन लिया है? Vm sin ओमेगा टी, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करके हम यहां तक पहुंच गए। तो अभी v को क्या लिख ले? Vm sin ओमेगा टी, तो di/dt Vm sin ओमेगा टी हो गया। ये L जो मल्टीप्लीकेशन में था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो L मल्टीप्लीकेशन में था, L कहाँ ले आए थे? डिवीजन में ले आए थे। तो v की जगह पे Vm sin ओमेगा टी पुट करने के बाद डिवीजन में क्या रहा? L। नाउ व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट फ्रॉम द v, आपको प्रीवियस थ्योरी में सुबह में बताया था कि v में से मुझे क्या फाइंड करना है? I। क्या फाइंड करना है? I। बताया था कि नहीं? रेजिस्टेंस में हमने क्या किया था? v में से क्या फाइंड किया था? I। क्या फॉर्मूला निकला था I का? Im sin ओमेगा टी, और फिर क्या कंक्लूजन बना था? वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन अ सेम फेज, बोथ आर इन अ फेज, ऐसा कंक्लूजन बना था कि नहीं? याद रखना पड़ेगा, है ना। और कल तो बिल्कुल पढ़ के आना है। मैं मान सकता हूं कि आपने आज नहीं पढ़ा है, सुबह में ही पढ़ा है और अभी में पढ़ा है, इन बिटवीन टेस्ट भी था आपका, बट कल आपको इसमें कोई चांसेस मिलेगा नहीं। तो v इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? मतलब I में कन्वर्ट करना है, और पीछे की थ्योरी में किया था। तो अब यहाँ पे वहां पे तो क्या था? v इक्वल्स टू IR फॉर्मूला था, याद आ रहा है? तो I इक्वल्स टू V डिवीजन में R, सीधा ही मिल जा रहा था। यस और नो? यस और नो? बट अब सीधा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है? di है। क्या है? अगर आप ये dt को उधर भेज देते हो तो di इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी इंटू dt। प्रिंटिंग मिस्टेक थी, भूल गए थे वो। क्लियर? बट सर ये तो di है, di इज द स्मॉल करंट, बट आई वॉन्ट करंट I। मुझे क्या चाहिए? I। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? फिजिक्स क्या सिखाता है? अगर I चाहिए तो वेरी गुड, di का क्या करना है? इंटीग्रेशन। क्या करना है? बराबर, तो मतलब इंटीग्रेशन वाला स्टेप आएगा। ओके, उससे पहले इंफॉर्मेशन, वेर L क्या था आपका? सेल्फ इंडक्टेंस। इक्वेशन इंडिकेट्स दैट करंट I ऑफ t इज अ फंक्शन ऑफ टाइम मस्ट बी सच दैट इट्स स्लोप di/dt इज साइन एन, कुछ लोचा है यहाँ पे, di/dt। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहां से देख सकते हो, इसमें हमने दोनों को 1 बोलेंगे, तो इक्वेशन 1 हो गया। इसमें di/dt स्लोप आया। स्लोप कैसे आया? अगर आप I वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करते हो तो y एक्सिस पे जो क्वांटिटी होती है उसमें चेंज di, डिवीजन में x एक्सिस में जो क्वांटिटी होता है उसका चेंज तो dt, तो y एक्सिस में जो क्वांटिटी है उसका चेंज डिवाइड बाय x एक्सिस में जो क्वांटिटी है उसका चेंज, उसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। आया समझ में? सो दैट इक्वेशन इंडिकेट्स द करंट I ऑफ t इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ये इक्वेशन ऐसा इंडिकेट कर रहा है, ये दोनों इक्वेशन मिलके, कि करंट जो है वो टाइम का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? मतलब टाइम के साथ चेंज होगा, और वो एक ऐसा फंक्शन है कि उस फंक्शन का अगर हम स्लोप निकालें, मतलब di/dt निकाले, क्या निकाले? di/dt, then that slope is sinusoidally varying quantity. Okay, that slope di/dt is which varying quantity? You can see over here di/dt equals to Vm sin ओमेगा t by L है, मतलब सामने sin ओमेगा t आया, तो हम बोल सकते हैं कि di/dt vary which one? Sinusoidally with same phase as the source voltage। तो देखो सेम फेस ओमेगा टी आया कि नहीं आया?
बट आगे जो होता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। बट विद द एम्पलीट्यूड गिवन बाय वीएम डिवीजन एल। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? उसी को बता दिया ना हमने पूरा। तो वापस अप टू नाउ हमने क्या किया? फिगर ड्रॉ किया, एक्सप्लेन किया सोर्स वोल्टेज, दोनों किरचॉफ सेकंड लॉ लगा दिया, सामने ले गए, डिवीजन में ले गए, वी का वैल्यू रखा, डी पे पहुंच गए, डी को एक्सप्लेन, इस इक्वेशन को एक्सप्लेन किया कि आई जो है वो एक ऐसा फंक्शन है टाइम का जिसका स्लोप डी आई बाई डी टी किसके अकॉर्डिंगली साइनोसोडियली वेरी करता है, बट विद द सेम फेज ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज में भी ओमेगा टी था साइन के बाद, यहाँ पे भी क्या है? ओमेगा टी, बट लेकिन यहाँ पे स्लोप में ओमेगा टी है, आई में नहीं। अभी तक हम आई पे पहुंचे नहीं, यहाँ पे स्लोप में है ओमेगा टी है, और मैग्नीट्यूड है उसका स्लोप का वीएम बाई एल। बोलो को डाउट? अगर हमें टोटल करंट चाहिए तो जैसे अभी बताया था वैसे डी आई करंट को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सामने भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डी आई का फॉर्मूला था वीएम साइन ओमेगा टी डी टी बाई एल। तो वीएम बाई एल कहा गया? कांस्टेंट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी हुआ। ओके, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे मिलेगा करंट आई। क्या मिलेगा? करंट आई। अब देखो ये वीएम बाई एल है, यस और नो? साइन ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में माइनस कॉस ओमेगा टी। सुनते जाइएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या है? माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस दिखा, कॉस ओमेगा टी दिखा, फिर आपको इंटीग्रेशन में क्या बातें बोली थी कि साइन के अंदर जाना है। किधर जाना है? साइन के अंदर। और ओमेगा टी जो है उसका क्या करना है? वापस डेरिवेशन करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना है। तो ओमेगा टी का डेरिवेशन, ओमेगा कांस्टेंट, टी का डेरिवेशन एक होता है। प्लीज याद रखिएगा ये सारी चीजें। टी का डेरिवेशन क्या होता है? एक। तो मतलब ओमेगा इंटू 1 कितना हो गया? ओमेगा, जिससे हमें डिवाइड करना है ना? क्या बता है? इंटीग्रेशन में सबसे पहले घर का इंटीग्रेशन होता है, घर के जो अंदर होता है उसका डेरिवेशन होता है, और वो डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन जो होता है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। कहां रखते हैं? डिनोमिनेटर में रखते हैं। अगर इंटीग्रेशन होता तो कहां रखते? मल्टीप्लीकेशन में। इंटीग्रेशन में पहले भी इंटीग्रेशन, बाद में भी इंटीग्रेशन, मतलब घर का भी इंटीग्रेशन, घर के मेंबर्स का भी इंटीग्रेशन। आया समझ में? और वो मल्टीप्लीकेशन में जाता है। पक्का? हाँ, मैं वही गलत बोला, सब हाँ बोल रहे थे, फिर मैं ही सोचने में पड़ गया, सॉरी। ओके, सिंपल 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 कंक्लूजन। कंक्लूजन, डिफरेंशिएशन होता है मेन फंक्शन का। डिफरेंशिएशन अगर पूरे फंक्शन का है तो पहले मेन फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन, उसके मेंबर का भी डिफरेंशिएशन, सब वक्त सब टाइम डिफरेंशिएशन, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में। किसमें? मल्टीप्लीकेशन में। और अगर मान लो कि क्या होता है? इंटीग्रेशन, तो पहले एक ही बार इंटीग्रेशन, उसके बाद अंदर डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन, और उससे डिवीजन में ले जाना है। बराबर, जो चीजें हम डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लीकेशन में रखते हैं वो डेरिवेशन में डिवीजन में चली जाती है। ओके गुड। प्लस क्या आता है? नहीं सही बोला ना? ओके, इंटीग्रेशन बोलना था, डिफरेंशिएशन बोल गया। जो डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लीकेशन में रखते हैं वो इंटीग्रेशन में डिवीजन में चली जाती है। ओके गुड। दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। कहीं मैंने आपको केमिस्ट्री में एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं? जो लिमिट के बिना करे उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। जो यहाँ पे लिमिट लगा के करते तो उसको प्रॉपर बोलते हैं। अब प्रॉपर होता तो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। इम्प्रॉपर मतलब विथआउट लिमिट कर रहे हैं तो प्लस हमें क्या लिखना है? कांस्टेंट। अब ऐसी कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेगी जिससे कांस्टेंट का वैल्यू निकल के आ जाए। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, दैट हैज द डायमेंशंस ऑफ द व्हाट? करंट। क्यों? करंट इक्वल्स टू दिस टर्म प्लस दिस टर्म। तो करंट प्लस करंट हो तभी क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। आया समझ में? इसलिए जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का उसके डायमेंशन किसके जैसे हो गए? बट दिस इज, इसीलिए तो हमने उसको कांस्टेंट टर्म बोला है। बराबर, टाइम इंडिपेंडेंट। तो अगर हम कंडीशन लगाए कि t इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियल टाइम ले ले, तो इनिशियली अभी हमने सोर्स को ज्वाइन ही नहीं किया है सर्किट के अंदर, जस्ट ज्वाइन करने वाला है, तब करंट कितना होगा सर्किट में से? 0। तो I इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो मैं जैसे I इक्वल्स टू क्या पुट करूं? 0। यहाँ पे t इक्वल्स टू क्या पुट करूं? 0। cos 0 1 क्या हो जाएगा? 1। बट फिर भी कुछ ट्रबल है ना? हाँ, दूसरा 0 इंटू समथिंग 0 cos 0 1, तो Vm बाई ओमेगा एल होगा ना?
ओके, अब इसमें है ना, इसमें एक गलती है कुमार में। ए प्रूव करने गए ना मैथमेटिक्स के थ्रू, उसमें फंस गए। उनको ऐसा था कि सामने बायोलॉजी सर पढ़ा रहे होगे, cos 0 0 बोल देंगे ना। मैं थोड़ी इंसल्ट कर दिया बायोलॉजी स्टूडेंट्स की, बट हमारे बायोलॉजी स्टूडेंट्स कभी भी ऐसा नहीं बोलते। बोलते हो आप cos 0 को 0 बोलते हो? नहीं, cos 0 कितना है? 1। तो इसको हम स्किप करेंगे। अब देखो उसकी जगह पे बुक में बहुत मस्त लॉजिकल सेंटेंस दिया है। और वो लॉजिकल सेंटेंस जो अभी हमने बोला ना कि वो टाइम इंडिपेंडेंट होगा, बोला कि नहीं बोला? तो वही लॉजिकल सेंटेंस से आ जाएगा। देखो कांस्टेंट टर्म तक पहुंचे और मैंने बोला था स्मॉल आई, अनफॉर्चुनेटली हमें इसको ओपन करना पड़ा, तो क्लियरली आपको दिख भी रहा है स्मॉल और स्मॉल वी और स्मॉल आई दिख रहा है ना। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोला, द इंटीग्रेशन कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ द करंट, जो भी हमने पढ़ा, एंड दैट इज व्हाट, टाइम इंडिपेंडेंट। उसके बाद ये सब चीज नहीं लिखी है, बाकी वो होशियारी करने गए, टी इक्वल टू 0 लेके आई इक्वल टू 0, जो बिल्कुल गलत। आई इक्वल टू 0 भी सही है, टी इक्वल टू 0 भी सही है, लेकिन टी इक्वल टू 0 रखते तो ओमेगा, हाँ ओमेगा एल वाला जो रह जाता है टर्म, cos 0 1 हो जाता है। तो हम लॉजिकली सेट करेंगे, सिंस द सोर्स हैज एन ईएमएफ व्हिच ऑसिलेट्स सिमेट्रिकली अबाउट, सोर्स का ईएमएफ ऐसा था कि वो 0 के अराउंड ऑसिलेट हो रहा है, मतलब 0 के बाद जितना पॉजिटिव ईएमएफ उतना ही नेगेटिव, यस और नो, सिमेट्रिकली जा रहा है। एंड दैट्स व्हाई करंट इज सस्टेन आल्सो ऑसिलेट्स symmetrically about 0. So no constant or a time independent component of the current exists. तो करंट भी ऐसा ही होना चाहिए जो 0 के अराउंड क्या हो, सिमेट्रिक। बट अगर आपने कोई कांस्टेंट टर्म रख लिया, मान लो कि 2 रख लिया, तो 0 से अगर 1 ऊपर जाता तो 1 + 2 कितना बन जाता? 3। क्या बन जाता? 3। बट 0 से 1 नीचे आता, -1 आता, तो -1 + 2 क्या बनता? 1 बनता। तो वो -3 की जगह पे सिमेट्री के लिए 3 के सामने क्या चाहिए? -3, बट बनता क्या? 1। वो कांस्टेंट टर्म उसको सिमेट्रिक होने देता नहीं, एंड दैट्स व्हाई हमें कांस्टेंट टर्म को क्या एज्यूम करना है? 0, और इसीलिए हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट को 0 मान लेंगे। बात क्लियर हुई? वो चीज मुझे यहां पे चाहिए, है ना। एंड दैट्स व्हाई अगर इसको हम 0 मान लेते हैं तो फाइनली क्या बचा? स्मॉल आई बचा कि नहीं? Vm अपन ओमेगा एल, इसको साथ में ले ले तो एल ओमेगा एल की जगह पे, एल ओमेगा की जगह पे क्या बनेंगे, बोलेंगे ओमेगा एल, नीचे वही होने वाला है, और बात साथ में क्या बचा? कॉस ओमेगा टी। बात क्लियर? लेकिन अगेन आपका जो मेन इक्वेशन था V का, वो क्या था बेटा? Vm साइन ओमेगा टी था कि नहीं? अब ये दोनों को अगर कंपेयर करना है, ये दोनों को कंपेयर करना है, क्या करना है? कंपेयर। तो आपको साइन चाहिए, क्या चाहिए? साइन। बट यहाँ पे तो कौन है? कॉस। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए साइन ओमेगा टी माइनस π/2। बट नॉट ओनली कॉस, हमने इस माइनस को भी हटाया। बाकी तो आपको 10th का फॉर्मूला याद आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, बट ये तो माइनस cos थीटा है, तो आपको पता होगा ऑल एस टी सी, ये 0 हो तो -π/2 इस साइड होता है और +π/2 ऊपर साइड होता है। ओके, अब -π/2 में आप प्लस थीटा कर रहे हो, ओमेगा टी ऐड कर रहे हो, ओमेगा टी ऐड कर रहे हो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आओगे? 4। अगर आप एंगल ऐड करते हो तो ऊपर जाना है, एंगल सब्सट्रैक्ट करते हो तो नीचे जाना है, इसलिए मैं 0 में से π/2 कट किया तो -π/2 इधर आया समझ में? तो अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है -π/2 प्लस ओमेगा टी, बोल सकता हूँ ना इसको। तो -π/2 प्लस ओमेगा टी, कौन सा क्वाड्रेंट आया? 4th। कौन पॉजिटिव है? कॉस। लेकिन इस फॉर्मूला में क्या है? साइन, मतलब इधर सोचो, साइन ओमेगा टी माइनस π/2, तो साइन है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस, और π/2 की जगह पे कॉस और ओमेगा टी का ओमेगा टी। तो इस तरह से हमने इधर से ये सोचा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या बोल सकते हैं? साइन ओमेगा टी माइनस π/2 बोल सकते हैं। जिनका लॉजिक क्लियर करना था मैंने सबका लॉजिक क्लियर कर लिया, बट उससे बाद मैं बोलूंगा कि प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिखोगे? साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ओके, दिस इज Vm ओमेगा एल, तो दिस इज नथिंग बट Im। तो मिल गया आपको एक फॉर्मूला, I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2। नाउ यू कैन कंपेयर दिस टू फेज, तो यू कैन सी कि ओमेगा टी में π/2 कम है, मतलब कि करंट π/2 जितना पीछे जा रहा है। आया समझ में? तो ओमेगा एल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय व्हाट? एक्सएल। ये जो ओमेगा एल है उसको हम क्या बोलने वाले हैं? एक्सएल। एंड यूनिट ऑफ इट ओम, क्योंकि अगर डायमेंशनली देखो तो Vm अपन R जैसा प्रूव हुआ है,
जहां पे हमने आगे IM लिखा था तो VM अपन R आया था, ऐसा ये VM अपन क्या हो गया, ओमेगा एल हुआ। ओमेगा एल को हमने क्या नाम दे दिया, XL। बट मैं ऐसा बोलूं रेजिस्टेंस का भी रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस का भी रेजिस्टेंस है तो गलत लगेगा, लगेगा कि नहीं। और वैसे हमने इंडक्टर ऐसा लिया था कि जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, 0, बट फिर भी उसकी खुद की प्रॉपर्टी की वजह से, करंट को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी की वजह से वो ओमेगा एल टर्म आ गया, जो करंट के चेंज का, इंडक्टर के बारे में चैप्टर 6 में बोला था, चेंज इन करंट को अपोज करेगा, यस और नो। तो दिस ओमेगा एल टर्म इज नॉट प्योर रेजिस्टेंस बट इट्स वर्क इज लाइक रेजिस्टेंस। प्योर रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन उसका वर्क कैसा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। limits the current in the purely inductive circuit same way as resistance limit the current in, अगर रेजिस्टर अकेला होता है तो रेजिस्टेंस कैसे करंट को कंट्रोल करता है, वैसे यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस करेगा। आया समझ में। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू क्या है, ओमेगा एल, तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा, तो एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, फ्रीक्वेंसी आ गया, और एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू एल मतलब इंडक्टेंस आ गया, तो XL इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एज वेल एज XL इज प्रोपोर्शनल टू L। मैं यहां तक रखता हूं, आगे नहीं पहुंच पाऊंगा। ओके, तो सी यू नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। यहां से थोड़ी सी हाईलाइट करके वापस यहां से स्टार्ट करूंगा आगे की थ्योरी, क्योंकि काफी कुछ बोलना है जो 5-10 मिनट में पॉसिबल नहीं है। तो सी यू नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।